प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। हमारी जो 15 मिनट वाली ये जो एक्सप्रेस है पर्यावरण अध्ययन के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास आपकी शिफ्ट होने वाली है बहुत जल्दी। कल मैं आपका रिवीजन टेस्ट लेने वाली हूँ, आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, बीच बीच में आपको रिमाइंड भी करते रहूंगी। फटाफट सेशन को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसका आंसर कर देंगे। कौन सा कोयला सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है? चलिए जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करना है। सबसे हाई क्वालिटी का कोयला किसे माना जाता है? जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है। तो कार्बन सबसे ज्यादा किसमें होता है? कल मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एंथ्रासाइट में होता है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। उसमें कार्बन कार्बन कितना रहता है? 86 से लेकर 98% कार्बन रहता है। और जब ये जलता है, जब एंथ्रासाइट जलता है उससे प्रदूषण बहुत कम होता है, इसीलिए उसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कल मैंने होमवर्क दिया था। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसका आंसर करते जाना है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करना है। सेशन को लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करते जाना है। कौन सा कोयला बनने की पहली अवस्था कौन सी होती है? अगर कोयला बनाना है तो सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? सबसे पहले क्या बनता है? पीट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? पीट बनता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, फिर एंथ्रासाइट बनता है। तो कोयला बनाएंगे तो सबसे पहली अवस्था कौन सी रहेगी? पीट रहेगी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। कौन सा कोयला बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? चलिए, कौन से कोयले का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है? और आपको एक बात बता दूं, जब कोयले से बिजली बनाई जाती है सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो कोयले से जब बिजली बनाई जाती है, कौन से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है? बिटुमिनस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 70 से लेकर 85% कार्बन होता है। जिसमें 70 से लेकर 85% कार्बन होता है, जो अच्छे से बिजली का उत्पादन कर सकता है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। सौर विकिरण का कौन सा घटक पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी आंसर करिए। जो सोलार रेडिएशन आते हैं, जो सूर्य की उष्मा आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। यह आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जो सोलार रेडिएशंस आते हैं, जो सौर विकिरण आते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर पराबैंगनी किरणें भी आएगी, इंफ्रारेड भी आती है, एक्सरे भी आती है, गामा रेज भी आती है, विजिबल भी आती है। सारे प्रकार की रेज जो रहती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आती है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि पृथ्वी की सतह को जो गर्म करता है, जो अर्थ के सरफेस को हीट करता है, वो कौन रहती है? इंफ्रारेड रहती है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो पृथ्वी की सतह को गर्म करने में मदद करती है। और अल्ट्रावायलेट जो रहती है वो हमें स्किन कैंसर करती है, वो हमारे लिए बहुत घातक होती है। तो ये सारी जो किरणें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती है। तो पृथ्वी की सतह को गर्म कौन करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैं आपका रिवीजन टेस्ट लेने वाली हूं। कल आधे घंटे की क्लास रहेगी, 4:30 बजे आपकी क्लास रहेगी। आधे घंटे में आपके 30 क्वेश्चन की टेस्ट रहने वाली है कल की क्लास में। कल की क्लास आपको मिस नहीं करना है। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर जितना हो सकता है उतनी जगह आप शेयर करते जाइए। ठीक है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जल्दी आंसर करेंगे। जब मुझे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो सौर ऊर्जा को लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। सौर ऊर्जा को लेते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? एक्साइट होने लगते हैं और वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं फोटोवोल्टेइक सेल में। फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है? सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टेइक सेल हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन, दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चलिए जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का उत्पादन सबसे बड़ा जो देश है वो कौन करता है? यूएसए करता है। यूएसए जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएसए जो है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया आता है, फिर रशिया आएगा, फिर कनाडा आएगा। देखिए अगर आप 10 नंबर तक देखते हैं, इंडिया कहीं पर नहीं आ रहा है। तो यूएसए जो है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सा कारक मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है मैसूर में, मासिन राम में होती है। जो आपको याद रखना है वो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। अब यहाँ पर जो वर्षा होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से जो मॉनसून विंड्स रहती है वो खासी हिल्स से जाकर टकराती है और वहां पर वर्षा होती है। तो क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल किसके कारण होता है? खासी हिल्स की वजह से होता है और उसकी वजह से मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती, पूरे साल होती रहती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी से जब मॉनसून विंड्स आती है और जब खासी हिल से टकराती है उसकी वजह से वर्षा वहां पर होती है। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य में लौटते हुए मॉनसून के कारण वर्षा होती है? चलिए जल्दी आंसर करना है। लौटता हुआ मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारे यहाँ जो वर्षा हो जाती है वो जून, जुलाई, अगस्त में चालू हो जाती है। तो जो लौटते हुए मॉनसून के कारण वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु कहाँ पर आता है? ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु आता है, ये है तमिलनाडु। ठीक है, और मॉनसून कहाँ से चालू होता है? यहाँ से मॉनसून चालू होता है। तो जब वो लौटता है, जब वो लौटता है तब तमिलनाडु में वर्षा होती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन, भारत का कौन सा भाग दक्षिण पश्चिम मॉनसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? चलिए सबसे आखिरी में हमने देख लिया, सबसे आखिरी में लौटते हुए जो वर्षा होती है तमिलनाडु में होती है। सबसे पहले वर्षा कहां पर चालू होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण। साउथ वेस्ट मॉनसून यहां से आएगा, यहां पर सबसे पहले क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। तो केरल में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन, चलिए मनुष्य जो है डॉल्फिन के संचार ध्वनियों को क्यों नहीं सुन सकते? डॉल्फिन, डॉल्फिन एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है। ये मैंने आज सीटेट की क्लास में भी बताया था। डॉल्फिन जो है वो पराध्वनि का इस्तेमाल करता है, पराध्वनि का इस्तेमाल करता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है। अल्ट्रासाउंड जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। अल्ट्रासाउंड जो होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, और जो मनुष्य होता है वो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकता। जो मनुष्य सुन सकता है वो ऑडिबल रेंज के अंदर आता है 20 हर्ट्ज से
20 किलोहर्ट्ज के अंदर हम सुन सकते हैं। इसीलिए डॉल्फिन का हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं और वो ह्यूमन के सुनने की क्षमता से ज्यादा होता है। इसीलिए हम डॉल्फिन के संचार को नहीं सुन सकते हैं। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा आपको बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है, 70% सारे कोर्सेस में। आपको कूपन कोड यूज करना है सुपर 70। स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम यूट्यूब में नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड क्लासेस में उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से सोचिए और ये नंबर पे कॉल करके जल्दी से जुड़ जाइए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि कल आपका रिवीजन टेस्ट में लेने वाली हूँ, आधे घंटे की क्लास होगी जिसमें 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहेगा। परसों से आपकी क्या होगी, केवीएस की क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, जितनी जगह आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उतनी जल्दी जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर देना। परसों से आपके केवीएस के ईवीएस की क्लास चालू होगी 4:30 बजे। 4:30 बजे जो केवीएस की क्लास है वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केवीएस का लेवल रहता है थोड़ा हाई रहता है। अगर आप ये वाली क्लास करते हैं तो आपके बीपीएससी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो आपको परसों से जो 4:30 बजे केवीएस की क्लास होगी उसमें भी आपको जुड़ना है और वहां एक दिन पढ़ के देखिए, एक दिन पढ़ के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ आप सीखेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको परसों से केवीएस की क्लास मिलेगी और आपको वो क्लास में भी आना है। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत क्या दर्शाता है? जीआई टैग। जीआई टैग हमें क्या बताता है कि जो उत्पाद आया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कैसी गुणवत्ता वाला है, वो हमें जीआई टैग से पता चलता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ये याद रखिएगा। जीआई टैग हमें क्या बताता है कि वो जो उत्पाद आया है वो कहाँ से आया है और उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन, भोजन का वह घटक बताना है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देता है, लेकिन हमारे भोजन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आप लोग कर रहे हैं। भोजन का यह घटक बताना है जो हमें पोषक तत्व नहीं देता है, लेकिन हमारे पाचन में मदद करता है। वो कौन होता है? रुक्षांश होता है, रफेज होता है। जैसे कि सेब का जो छिलका है, आपको कहा जाता है कि सेब को छिलकर मत खाइए, छिलके के साथ खा लीजिए, क्योंकि जो सेब का छिलका है, ककड़ी का छिलका है, उसके अंदर रुक्षांश रहता है जो हमें पाचन में मदद करता है। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो रुक्षांश रहता है उसका काम क्या है? चलिए जल्दी बताइए। जो रफेज है उसका काम क्या है? वो हमें पोषक तत्व नहीं देता है, हमारे शरीर को उससे पोषण नहीं मिलता है, लेकिन वो पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रुक्षांश भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सा आहार में रुक्षांश का प्रमुख स्रोत है? चलिए जल्दी आंसर करेंगे। रुक्षांश जो मिलता है वो पौधों से मिलता है, जानवर से नहीं मिलता। रुक्षांश जो हमें मिलता है पौधों से मिलता है, जानवर से नहीं मिलता। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो मांस हमें जानवर से मिलता है, ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। दूध जानवर से मिलता है, मछली जानवर से मिलता है, लेकिन जो फल और सब्जियां है वो हमें पौधे से मिलती है और ये रुक्षांश का स्रोत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, दलहनी पौधे में कहाँ पाए जाते हैं?
चलिए, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं, उसे अमोनिया में बदल देते हैं, उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। दलहनी पौधे को उससे फायदा होता है। दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे। कल की क्लास आपको मिस नहीं करना है। कल 30 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा बीपीएससी की क्लास में, 4:30 बजे आपकी क्लास रहेगी। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। और परसों से आपकी केवीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है, वहां पर भी सारे बच्चों को जरूर जुड़ना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको कर देना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।